हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैयद EH ऑल इन वन क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन अदर सिस्टम्स, यानी होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, इलेक्ट्रो होम्योपैथी। इनमें और तीनों में क्या क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। होम्योपैथी, सोर्स ऑफ मेडिसिन, प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स एंड नो सोडस। यानी इसका जो सोर्स है, यानी होम्योपैथी जिन चीज़ों से बनाई जाती है वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल किंगडम भी हो सकता है, मिनरल्स भी हो सकते हैं, और इनके जो और भी चीज़ें जो सोडोस, यानी ये क्या है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है, उन्हीं के एलिमेंट को लेकर मेडिसिन बनाना। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, नोसो डॉस। तो ये होम्योपैथी के बारे में। आइए देखते हैं अब आयुर्वेदा के बारे में। द ड्रग्स यूज्ड इन आयुर्वेदा आर मेड बाय सेवरल प्रोसेसेस फ्रॉम वेजिटेबल एंड मिनरल। ठीक है, यानी रॉ मटेरियल। तो इसमें देखिए, आयुर्वेदा में तो वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, मिनरल्स का इस्तेमाल किया जाता है, प्लांट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। उसका एक हर मेडिसिन का बनाने का अलग अलग एक प्रोसेस है। ठीक है, आइए देखते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी। सोर्स ऑफ मेडिसिन ओनली प्लांट्स, वेजिटेबल किंगडम, यानी जो प्लांट्स खासकर जो नॉन पॉइजनस है, उन प्लांट्स को ही इस्तेमाल किया जा सकता है जो इस्तेमाल आने वाली है। ठीक है, होम्योपैथी। ठीक है, होम्योपैथी डिस्कवर्ड बाय एस हैनेमन, फर्दर रीडिंग्स आर केंट बोरिक। तो हैनेमन ने इसको डिस्कवर किया, फिर आगे चल के केंट बोरिक, ये दो भी डॉक्टर्स होम्योपैथी के हैं, इन्होंने इसको आगे लेकर चला। ठीक है, अब इसके जो मानने वाले हैं या फिर इसके जो फिलोसोफर्स है, क्या चरक या कि सुश्रुता कहा जा सकता है इनको। इसको हमारे जो डॉक्टर काउंट सीजर मैट ने इसको डिस्कवर किया पैरासिलस के थ्योरी के बेस पे, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था। दो थ्योरीज थे इनके। ठीक है, उन दोनों में से एक थ्योरी को डॉक्टर हैनेमन ने उसको कंडक्ट किया, कैप्चर कलेक्ट किया, और एक थ्योरी को हमारे डॉक्टर काउंट सीजर मैट ने कलेक्ट किया। इसकी फाउंडर इसकी फाउंड कब हुआ इसका, 1796। आयुर्वेदा 6000 साल पहले से है इसका। ये 1859 से 65 तक इसका फाउंडेशन हुआ। कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीज देखिए, सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस, यानी ये इनके जो क्या कहेंगे, इनकी जो थ्योरी है, प्रिंसिपल है, कॉन्सेप्ट है डिसीज, सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस, यानी ये तीनों भी बॉडी के एक टेम्पेरामेंट की तरह के ही है। ठीक है, इनमें से कोई भी तीन अगर कन्वर्ट होते हैं तो हम क्या कहेंगे, डिसीज कहेंगे। इसमें देखिए, वाता, पित्ता, काफा, ये भी तीनों में से कोई एक बिगड़ जाता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में थोड़ा आगे चल के। ठीक है, अब इसमें हमारा जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कॉन्सेप्ट क्या है, लिम्फ एंड ब्लड है। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, लॉ ऑफ सिमिलर, क्रूड फॉर्म मेक इल, डायल्यूटल फॉर्म ट्रीट्स लाइक क्यूर लाइक, सिमिलिया सिमिलस क्योर एंड चल। यानी जैसी डिसीज वैसी बीमारी, जैसे सिम्टम्स होंगे उसी तरह आपकी बीमारी को क्योर किया जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें 5 एलिमेंट्स है। एक धातु नरिशेस बॉडी, इन शॉर्ट यू आर व्हाट यू ईट, जो खाओगे वो हमारी बॉडी रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, अगर गर्म चीज खाओगे तो बॉडी गर्मी को रिफ्लेक्ट करेगी, ठंडी चीज को खाओगे तो ठंडी चीज को रिफ्लेक्ट करेगी। तो चीजें चीजों के ऊपर डिपेंड है। तो उसका बैलेंसिंग अगर होगा तो पेशेंट को डिसीज नहीं होगा। तो हमारा जो फंडामेंटल है, लॉ ऑफ सिमिलर रिलेशन बिटवीन डिसीज कॉज एंड मेडिसिन इज सिमिलर, सिमिलर डिसीज ट्रीटेड बाय सिमिलर मेडिसिन। ठीक है, बेसिक एक्सट्रैक्ट ऑफ मेडिसिन कॉल्ड मदर टिंचर। इस मेडिसिन को हम कहेंगे, जो मेडिसिन एलिमेंट्स के जरिए से, एनिमल्स के जरिए से, प्लांट्स के जरिए से जो निकाला जाता है, उसको हम कहेंगे मदर टिंचर। ठीक है,
अब इसमें भी अलग अलग नेम्स है, रसा शास्त्रा, ठीक है। और इसमें भी पाउडर की शक्ल में या फिर और मिनरल्स provide the practitioner has acquired perfection and immense proficiency for a safe and effective practice, ठीक है। और इसमें देखिए हमारे लिए स्पाइजेरिक एसेंस है। नो स्पेसिफिक मेथड यूजिंग ऑफ मेकिंग मेडिसिन, इसमें कोई स्पेसिफिक मेडिसिन बनाने का कोई वो नहीं है, ठीक है। सिमिलर टू इंडियन अल्काइमी, when making the rasayans it appears mostly plant alkaloids are the active ingredients, obviously bearing some chemical changes, it is mostly natural derivative, ठीक है। तो यानी इसके अंदर के जो रसायस है, जो उसके एक्सट्रैक्ट है, तो उसको इसका इस्तेमाल किया जा सकता है अलग अलग तरीके से। हमारा जो स्पाइसेरिक एक्सट्रैक्ट बनाने का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, फर्मेंटेशन, डिस्टिलेशन एंड कैल्सिनेशन, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका जो ट्रीटमेंट है सिम्टम्स के ऊपर बेस्ड है। इसका जो ट्रीटमेंट है आयुर्वेदिक का जो है पर्सन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वन है, वात पित्त काफ के ऊपर डिपेंड है। हमारा टेम्परामेंट के ऊपर है, लिम्फेटिक, सैंग्वाइन, मिक्स्ड एंड नर्वस। फॉलो द लॉ ऑफ मिनिमम डोज, इनका जो डोसोलॉजी है मिनिमम है, कम से कम डोज दिया जाए ताकि इफेक्ट बॉडी में ज्यादा महसूस हो। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रसायस, भस्म, पाउडर, कैप्सूल एंड टिंचर, ठीक है। हमारा जो डोसेज है बेस्ड ऑन पोलैरिटी, यानी हमारी हम देखेंगे नेगेटिव डिसीज है या पॉजिटिव। पॉजिटिव डिसीज है तो नेगेटिव मेडिसिन, नेगेटिव डिसीज है तो पॉजिटिव मेडिसिन दिया जाता है। सिंगल मेडिसिन आर गिवन, देर आर कॉम्प्लेक्स बट बेस्ड ऑन सिम्टोमेटिक, यानी एक ही मेडिसिन कई बीमारी के लिए काम करती है, ये इनका सोच है। तो हम लोग यानी होम्योपैथी जो है सिंगल रेमेडी देते हैं, मगर कई कई बार कॉम्प्लेक्स मेडिसिन भी दिए जाते हैं। सिंगल कंपोनेंट्स एंड मिक्स्ड कंपोनेंट्स आर कंस्टिट्यूशन एंड सिस्टम ऑफ द बॉडी, यहाँ पर भी सिंगल भी दिया जाता है या कॉम्प्लेक्स भी दिया जाता है। हमारे पास सिर्फ यही मानना है, हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स है, कई चीजों से मिलकर बनी हुई है, तो लिहाजा हम भी क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स मेडिसिन ही देंगे। मोर देन 1000 मेडिसिन आर अवेलेबल, इसमें हजारों मेडिसिन से, आयुर्वेदिक में 900 से ज्यादा मेडिसिन है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में सिर्फ 38 ओरिजिनल, 60 इसके साथ मिलाकर 22 कंपाउंड, यानी पूरे मिलकर 60 मेडिसिन है। यूज ऑफ पोटेंसी फ्रॉम 6000 टू 10 मिलियन, ठीक है। इसमें पोटेंसी से there is portion according to the age of the group in form रत्ती means milligram, grams and ml like conventional medicines, इसमें ग्राम्स, मिलीग्राम्स, रत्ती ये सब होते हैं। हमारे पास देखिए यूज ऑफ डाइल्यूशन फॉर मेनली अप टू 10th डाइल्यूशन आर देयर, नो यूज ऑफ मोर देन 10, D12 और 24x, तो मोस्टली D4, D5, 6, D6 का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कई कई लोग T10 का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या करते हैं, ओनली यूज अल्कोहल यूज करते हैं, अल्कोहल प्रिजर्वेटिव वाटर आर यूज्ड, इसमें water and alcohol are used to make the dilution. There is no side effect, but aggravation is present if the dose is strong of the present complaint. यानी इसमें भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग डोज अगर दिया जाए तो एग्रीवेशन प्रोड्यूस कर सकता है। Ayurvedic medicines have been very less side effects or ADRS because Ayurveda has a large range of combination of drug according to the various prakriti of different patients, ठीक है। इसमें भी साइड इफेक्ट्स कम है और हमारे पास भी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। मेडिसिन आर प्रूव्ड ऑन हेल्दी पर्सन, यही प्रॉब्लम है होम्योपैथी का कि वो हेल्दी पर्सन पर करते हैं। दीज मेडिसिन विच हैव बीन साइंटिफिकली प्रूवन इन क्लिनिकल ट्रायल्स, ठीक है। मेडिसिन आर प्रूव्ड ऑन डिसीज पर्सन, नॉट ऑन हेल्दी पर्सन एंड एनिमल, ठीक है। ये हमारी खासियत। स्ट्रेंथ ऑफ द मेडिसिन इज वाइटल फोर्स विच इज ऑल्सो कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन होम्योपैथी की जो मेडिसिन के अंदर जो एनर्जी वो क्या है, वाइटल फोर्स है। Prana or the life force is the subtlest form of the breath and the essence of life. It keeps every tissue of the human body alive and flows throughout the body. तो हम आयुर्वेदिक
के पास क्या है, प्राण। ये एक फोर्स है जो हर ह्यूमन के हर सेल में, हर टिश्यू में पाया जाता है, इसी से लाइफ है। अब मेडिसिन की क्या है, strength of the medicine possesses the bioenergy of the plants and the dilution carries the OD force of the universe which present in all human beings as well as animals, such as the raised development of power is said to be brought about by the natural process of in decomposition by which the agent of organic electricity is developed। ठीक है, यहाँ पर मेडिसिन यानी प्लांट के अंदर बायो एनर्जी है, वही बायो एनर्जी जब डाइल्यूशन में अगर बदल जाती है तो वो ओडी फोर्स हो जाता है। तो वही ओडी फोर्स को लेकर हम ट्रीट करते हैं पेशेंट को। ठीक है, इन एक्यूट केसेस व्हेन द डिसीज इज रीसेंट होम्योपैथी कैन गिव यू इंस्टेंट रिलीफ। तो होम्योपैथी की खासियत क्या है कि वो अगर एक्यूट डिसीज है तो होम्योपैथी उसको जल्दी रिलीफ करती है। दे आर बोथ स्लो एक्टिंग एंड फास्ट एक्टिंग आयुर्वेदा मेडिसिन, इट डिपेंड्स ऑन द अंडरलाइंग कॉज ऑफ द डिसीज। आयुर्वेदा में फास्ट एक्टिंग और स्लो एक्टिंग दोनों भी मेडिसिन है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। द प्रमोट और स्पीडी एक्शन ऑफ द रेमेडीज इन मोस्ट ऑफ द केसेस। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हर केस को स्पीडी रिकवरी हम दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लेक्चर। डिफरेंस बिटवीन पैथीज के बारे में हम लोगों ने देखा, खासकर इलेक्ट्रो होम्योपैथी की विधान ट्रीटमेंट को हमें याद रखना चाहिए कंपैरेटिवली अगर पैथीज के। ओके, मैं बात किया था ओडी फोर्स के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोहोबेशन के बारे में। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कोहोबेशन। OD force is obtained in its original strength or power in the spigeric essence taken from vegetable plants by special process called cohobation। यानी जो भी प्लांट में एनर्जी होती है उसके अंदर का जो ओडी फोर्स है, ठीक है, जो भी स्ट्रेंथ है, पावर है, उसको हम लोग वेजिटेबल प्लांट से एक स्पेशल प्रोसेस के जरिए से स्पाइजरिक एसेंस में लाते हैं। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं कोहोबेशन। यानी प्लांट्स की एनर्जी एक सिंपल प्रोसेस के जरिए से हम स्पाइजरिक एसेंस में लाते हैं, उसी प्रोसेस को कहेंगे कोहोबेशन। ठीक है, आइए देखते हैं कोहोबेशन का तरीका क्या है और क्या क्या चीजें प्लांट्स में ली जाती है, इसके बारे में आज हम लोग कंप्लीट डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे। After studying the detailed procedure of preparation of homeopathic medicines, Dr. Count Cesarmati had turned at once to a more perfect method of preparation, the fruit of the experience, so-called spigiricans. Okay, तो बताया जा रहा है कि उनके पास जो नॉलेज था, जो एक्सपीरियंस था होम्योपैथी को लेकर, उसी होम्योपैथी के में जो खामियां थी, ठीक है, और उनके पास जो एक्सपीरियंस था, उस एक्सपीरियंस को और इस नॉलेज को सामने रखकर उन्होंने एक ऐसा प्रोसीजर अपने हमारे सामने लाया इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए कि जिससे मेडिसिन यानी जो प्लांट की जो एनर्जी है वो भी मिलेगी और बॉडी को हार्म भी नहीं होगा और बॉडी को फायदा भी होगा। ठीक है, वो क्या था, स्पाइजरिक कैंस यानी स्पाइजरी एसेंस। ठीक है, आइए देखते हैं उसके डेफिनेशन के बारे में। कोहोबेशन इज द साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। कोहोबेशन क्या है, एक ऐसा साइंटिफिक प्रोसेस है जो जिसमें क्या है, एक प्रोसेस होता है, is the process in which a substance breaks down into simpler substance। यानी बड़े लॉन्गर सब्सटेंस को शॉर्टर सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करने को फर्मेंटेशन कहते हैं। तो कोहोबेशन क्या है, फर्मेंटेशन प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, ये प्रोसेस में इन विच द लिविंग एनर्जी ऑफ ए प्लांट रिमेन्स इन द एसेंस सो obtained। यानी जो एनर्जी प्लांट की एनर्जी है, इस प्रोसेस के जरिए से वो एनर्जी रिमेन रहेगी एसेंस में, जो कुछ मिला। ठीक है, यानी जो कुछ एनर्जी प्लांट के जरिए से स्पाइजरिक एसेंस
में बदल गया, वो एनर्जी उसमें बाकी रहेगी, अब प्लांट्स में वो एनर्जी बाकी नहीं रहेगी। ठीक है। तो ये एक ये भी एक फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, जिसमें एक आपको इमेज दिखा रहा हूँ जिसमें कोहोबेशन किया जा सकता है। लेकिन आजकल अलग अलग टाइप्स ऑफ मशीनरीज आ गए हैं, जिसके बारे में तो मैं अब नहीं लूँगा, जानकारी नहीं बता सकूंगा। अगर डिटेल्ड आपको जानना है तो आप लोग फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के हैं, उन कंपनीज को आप विजिट कर सकते हैं। विजिट करके आप देख सकते हैं, या फिर मैं अगर विजिट करूंगा तो मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा और आपको उसको बताऊंगा। ठीक है। तो मोस्टली कोविड है तो कोविड के बाद ही पॉसिबल होगा। ठीक है। विजिट तो किया था मैं, लेकिन विजिट के वो वीडियो नहीं बना सका। ठीक है। तो अब स्पेशली आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा और डिटेल्ड उसके बारे में नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। ठीक है। या फिर आपके करीबी इलाके में कोई अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथी की फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो आप भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है। आइए जानते हैं जनरल मेथड। ठीक है। अब इसमें दो चीजें बताता हूँ मैं आपको। हर कंपनी अलग अलग अपने मेथड्स को कोहबिशन बनाने की प्रक्रिया को इस्तेमाल कर सकती है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसमें भी खुद का एक्सपीरियंस भी होता है, और जो मटेरियल है, जो मशीनरी है, उस पर भी डिपेंड होता है। ठीक है। एट लास्ट जो रिजल्ट है उसको देखना है हम लोगों को। प्रोसेस, ये फॉर्मेटिक फार्माकोपिपिया जो भी है, इसको आप हमारे डॉक्टर्स से ज्यादा जो कंपनी है उसको नजरअंदाज रख उसको अंदाजे में रखना है। ठीक है। जो डॉक्टर्स है वो एटलीस्ट जो रिजल्ट है स्पाइजेरिक एसेंस, वो उसकी क्वालिटी देखना है। ठीक है। तो अगर ये प्रोसेस सही होगा तो क्वालिटी सही आएगी। क्वालिटी सही आएगी तो हम पेशेंट्स को सही मेडिसिन देंगे। जब सही मेडिसिन देंगे तो रिजल्ट भी हमें सही मिलेगा। ठीक है। आइए, ये कॉमन प्रोसेस है जो आप भी कर सकते हैं, हम हर कोई कर सकते हैं, उस प्रोसेस को मैं आपके सामने बताऊंगा। और मेथड, ठीक है, इसमें देख। मेथड: द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स, buds, fruits, branches, shoots of the required plant are collected in the spring or autumn period. The sap of the vegetable plants is more active. तो इसमें से देखिए, रूट्स को लिया जाता है, लीव्स को प्लांट्स के, यानी हर एक प्लांट की जो मेन पार्ट है उसको लिया जाता है। बाज लोगों में इन पांच चीजों को भी लिया जा सकता है, बाज में दो भी लिया सकता है, बाद में एक भी लिया जाता है। ये हमें अकॉर्डिंग टू जब प्लांट्स पढ़ेंगे डिटेल में, उसमें बताया गया कि कौन से प्लांट में कौन सा पार्ट इस्तेमाल किया गया। रूट्स भी हो सकते हैं, लीव्स, फ्लावर्स, बट्स, फ्रूट्स, ब्रांचेस, शूट ऑफ द रिक्वायर्ड प्लांट आर कलेक्टेड। इनको खासकर स्प्रिंग सीजन में लिया जा सकता है या फिर ऑटम पीरियड में। ठीक है। क्योंकि इन दौरान जो प्लांट के अंदर जो एनर्जी है, वो या फिर उसके अंदर जो मादा है, उसके अंदर की जो चीजें हैं, वो चीजें बहुत अच्छी तरीके से पाई जाती है। इस वजह से इन सीजन को सेलेक्ट किया गया। The collected parts of the plant are then cut into small pieces and immersed in a glass jar having distilled water at the temperature of 35 डिग्री सेल्सियस और 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हम क्या करेंगे, तो कलेक्ट करेंगे पार्ट्स को और उसको थोड़े थोड़े पीसेस में कट करेंगे। ठीक है। और ग्लास जार में उसको रख देंगे। उसके बाद उसके अंदर डिस्टिल वाटर डालेंगे। डिस्टिल वाटर कहाँ तक डालेंगे, जहां तक वो कट पीसेस क्या है डूब जाएंगे। फिर नीचे से आपको टेम्परेचर देना है, 35 डिग्रीज को उबालना है उसको, या तो सेल्सियस में 35 डिग्रीज या फिर 95 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। ठीक है। हम देखेंगे, वी कैन सी नाउ द कलर ऑफ वाटर स्टार्ट चेंजिंग। अब वाटर का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। दिस इज बिकॉज, और ऊपर जो ढक्कन एकदम टाइट लगाना है। ठीक है, एकदम पैक, जहां से कुछ भी पास ना हो सके। दिस इज बिकॉज, अब देखिए कलर चेंज हो जाता है, प्लांट क्या करते हैं, अपने एसेंस छोड़ना शुरू करते हैं। थोड़े टाइम के बाद क्या है, पानी से उस प्लांट्स को निकाल दिया जाता है, क्योंकि एसेंस जो है पूरा का पूरा पानी में आ गया। अब वाटर में कुछ भी मौजूद नहीं है, इस वजह से। फिर हम क्या करते हैं,
फिर वही प्लांट को, फ्रेश प्लांट्स फिर से उसी पानी में हम डालते हैं, सॉल्यूशन में डालकर फिर सेम बॉइलिंग देते हैं। फिर उसके बाद एसेंस लेना शुरू हो जाता है। जब तक करेंगे जब तक वो पानी क्या है, जो डिस्टिल वाटर है, अब्जॉर्ब नहीं कर सकता। ठीक है, जब तक उसको करते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा देखिए, जैसा कि एक एग्जांपल दिया गया यहाँ पे कि एक वाटर है, वाटर में आप शुगर डालते रहिए। एक टाइम ऐसा आएगा कि शुगर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। तो ठीक है, यानी शुगर जैसा आप पानी में डालेंगे वो शुगर उसी तरह रहे। तो उस वक्त समझ जाएंगे कि ये अब ये शुगर क्या है, ये सिरप बन चुका है। ठीक है, तो इसी तरह अनडिजॉल्व स्टेज तक हम प्लांट्स के अंदर वाटर, डिस्टिल वाटर के अंदर प्लांट्स डालेंगे, उसको एसेंस को रिलीज करते रहेंगे। तो जब उसका कलर जो है, कॉन्सेंट्रेशन का जो कलर है, वो या तो ग्रेप कलर का हो जाएगा या फिर हनी लिक्विड की तरह हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, उसको अगर सम टाइम्स के लिए छोड़ देंगे। छोड़ देने के बाद नीचे बॉटल में एसेंस दिखाई देगा हम। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, बड़े ग्लास में लेंगे। ठीक है, जब तक उसका कलर और टेस्ट और दिखने में जो है उसका सेंस जब तक चेंज नहीं होता, जब तक उसको हम फिल्टर करते रहेंगे। इसी आखिरी जो प्रोडक्ट होगा उसी को कहेंगे हम स्पाइजेरिक एसेंस। तो बहुत ही आसान, सिंपल है। प्लांट्स के पार्ट्स को लेना है, उसको 35 डिग्री सेल्सियस में रखना है टेम्परेचर में। उसको जब तक रखना है जब तक एसेंस पूरा ना छोड़े। जब एसेंस छोड़ दे तो पार्ट्स को निकाल दिया जाए, फिर नए प्लांट्स के पार्ट्स को डाला जाएगा। तो जब तक वो डिस्टिल वाटर है, जब तक एसेंस उसके अंदर डिजॉल्व होते रहेंगे, तब तक हम लोग उसके अंदर प्लांट्स डालते रहेंगे। जब डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा, तब हम उसके अंदर प्लांट्स के पार्ट्स नहीं डालेंगे। फिर उसको हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। एट लास्ट जो प्रोडक्ट होगा वो स्पाइजेरिक एसेंस होगा। अब इसी एसेंस से आप मेडिसिन प्रोड्यूस करते हैं, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D10 एक्सेट्रा। अब कुछ लोग जो स्पाइजेरिक एसेंस बनाने के जो प्रोसेस है वो डिफरेंस है, और अलग अलग किताबों में अलग अलग मेथड्स बनाए गए, लेकिन ये जो मेथड है बहुत इजी है। ठीक है, जो हम भी घर में बना सकते हैं। ठीक है, और प्लांट्स अगर हमारे पास हो तो हम बना सकते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या चीजें लेते हैं। रूट लेते हैं, लीव्स लेते हैं, फ्लावर्स लेते हैं, ये बर्ड लेते हैं, ब्रांचेस, फ्रूट्स, और यानी कुछ कुछ प्लांट्स का रूट है, ये शूट कहते हैं। ये पूरा का पूरा भी लिया जाता है कुछ प्लांट्स में। ठीक है, इनको कलेक्ट किया जाता है स्प्रिंग और ऑटम में। हमारे इंडिया में जो स्प्रिंग सीजन है वो मार्च और अप्रैल में गिरता है, जिसको हम लोग 35 डिग्री सेल्सियस में उसको बॉईल करते हैं, या फिर 95 डिग्री फ़ारेनहीट में। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स हमारे कोहोबेशन के बारे में। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल मेथड है। आप भी इसको कोशिश करिए, मैं बोलता हूँ। मैं कहता हूँ कि कोशिश करिए, उससे रिजल्ट देखिए, उससे कैसा फायदा होता है ये भी आप महसूस करिए, फिर हमें भी बताइए। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का लेक्चर। कल हम फिर नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैयद ईएच ऑल इन वन क्लासेस। सो ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में हम लोगों ने कल कोहोबेशन के बारे में पढ़ा था, जो जिसमें डिटेल प्रोसेस बताई गई कि किस तरह स्पाइजेरिक एसेंस बनाई जाती है। अब आपके सामने एक और मेथड मैं बताने जा रहा हूँ, जो हमारे जो मशहूर कंपनी है रैडिसन, और जो हमारे, और जहाँ तक कहा जाए उसको, रैडिसन के साथ साथ, और इसको हम लोग जिम्फल मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है, जो काउंट सीजर मैटी के ही एक फॉलोअर जिम्फल, डॉक्टर कार्ल फ्राइडरिच जिम्फल ने इसको फॉलो किया है, इसको अपने फार्माकोपिया में डिस्कस किया है। आइए देखते हैं शॉर्ट में। ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत आसान है, आप लोग इसको खुद से
रीड कर सकते हैं। पहले जो हमें करना है काम वो है कलेक्शन एंड क्लीनिंग ऑफ हर्ब्स, यानी प्लांट्स को किस तरह कलेक्ट किया जाएगा और उसको उसके क्या प्रोटोकॉल है और उसको किस तरह क्लीन किया जाएगा। देखिए जो प्लांट्स है, जो हर्ब्स है, जो 114 प्लांट्स है या अदर जो भी प्लांट्स है जिसको आप बनाना चाहते हैं, वो जो कुछ खास मौसम में क्या है वो एकदम मेच्योर होते हैं। ठीक है, उस वक्त उसको कलेक्ट करना बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, वो एकदम मतलब बेअयब हो, कुछ उसके अंदर कमी ना हो और एकदम ताजे हो। ठीक है, और जहाँ पर इसको लेके जाया जा रहा है, यहाँ यानी जहाँ पे प्रोसेस किया जा रहा है वहां पे ये 6 घंटे के अंदर अंदर पहुंच जाए। ठीक है, तो मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है वो फरवरी से नवंबर तक का जो मंथ है उसमें मैक्सिमम प्लांट्स जो है वो आपके यूं कहिए मेच्योर होते हैं। ठीक है, अक्सर प्लांट्स खासकर मई से सितंबर तक। ठीक है, मई से सितंबर तक। और इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि जो भी प्लांट है वो अपनी असली हालत पे हो, उसके अंदर मॉइस्चर लॉस ना हो, यानी पत्ता सूख ना जाए या फिर ब्रांचेस है वो सूखी हुई ना हो, रूट्स है वो एकदम ताजा हो, मॉइस्चर उसका खत्म ना हो, जिससे हम लोग 100% क्वालिटी रेमेडी बना सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि जल्द से जल्द उसको लेबोरेटरी तक पहुंचाया जाए हो। ठीक है, और प्लांट्स को लेके जाते वक्त या फिर हर्ब्स को लेके जाते वक्त हाइजीनिक का पूरा पूरा ख्याल किया गया हो। ठीक है, और खासकर जो रूट्स है, फ्लावर्स है, उनको प्रॉपरली पैकिंग और हाइजीनिक कंडीशन में लेके जाया सके। ठीक है, और जो व्हीकल हम लोग कलेक्ट करते हैं उस व्हीकल का भी ध्यान रखें कि वो भी क्या है, फुल प्रूफ हो। ठीक है, और उसके अंदर मिक्सिंग होने के, वो फूल एकदम बेआयबदार होने से हमको बचाना चाहिए। जब वो लेबोरेटरी में पहुंच जाता है, अच्छे पानी से, फ्रेश पानी से उनको क्लीन किया जाए। ठीक है, और साथों साथ अगर ड्रिंकिंग वाटर अगर हो तो बहुत बेहतर है। ठीक है, और अ, यानी जो एरिया जो है वो कंटामिनेशन से बचा हुआ हो। ठीक है, और वाटर जो है उसकी जो मिनरल या फिर ड्रिंकिंग वाटर बेहतर है। ठीक है, और उसके ऊपर कोई अपने जो पेस्टिसाइड्स होते हैं जो प्लांट्स पे डाले जाते हैं वो करना बिल्कुल मना है, वो ना करें। ठीक है, और डस्ट से बचाएं मटेरियल को, और किसी भी डिटर्जेंट से या फिर कोई भी एसिड से, कोई भी केमिकल कंपाउंड से क्लीन ना करें उन प्लांट्स को, यानी जिस तरह लाया गया है सिर्फ क्लीन वाटर से उसको क्लीन किया जाए, हाइजेनिक कंडीशंस का ध्यान रखते हुए। अब देखिए, जो स्पाइजरी कोहबेशन प्रोसेस है इसमें जो 3 कंटेंट्स है वो देखिए। एक है पहला एक्सट्रैक्शन ऑफ सल्फर, सेकंड है एक्सट्रैक्शन ऑफ mercury, थर्ड है एक्सट्रैक्शन ऑफ साल्ट, और फोर्थ लास्ट प्रोसेस है प्रोसेस ऑफ गेस्टेशन। पहला प्रोसेस जो होता है वो है आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ सल्फर। ठीक है, ये जिम्पल मेथड पढ़ाया जा रहा है आपको। ठीक है, इसमें देखिए होल प्लांट को ले लिया जाता है कंटेनर में लेकर छोटे छोटे पीसेस किए जाते हैं, उसमें से स्टीम को पास किया जाता है। स्टीम को उस प्लांट से जो मटेरियल है वहां से गुजारा जाता है मशीन के जरिए से। और ठीक है, ताकि जो प्लांट के अंदर वायु है, जो उसका प्राण वायु है, लाइफ है, उसकी जो पावर है, जो उसकी एनर्जी है, वो पूरे के पूरे हम कलेक्ट कर सकें। तो ये कलेक्शन ऑफ जो प्राणवायु है, लाइफ है, इसको कहेंगे हम सल्फर। ठीक है, ये एक मिल गया हमें, फर्स्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ सल्फर कहेंगे। ठीक है, ये कोई केमिकल नहीं है बल्कि जो प्लांट के अंदर पाए जाने वाला वोलेटाइल कंटेंट, जो उसका लाइफ है, उसको हम कलेक्ट कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे सल्फर विद द हेल्प ऑफ स्टीम के जरिए से। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ mercury होगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ mercury यानी जो सल्फर पार्ट निकलने के बाद जो प्लांट बच गया है, रिमेनिंग पार्ट प्लांट, इसको हम क्या करेंगे, फर्मेंटेशन प्रोसेस में इसको टेम्परेचर में 20 to 35 डिग्री सेल्सियस में इसको फर्मेंटेशन करेंगे। ठीक है,
ठीक है, अब इसमें कोई भी चीज ऐड नहीं करेंगे। ये करने के बाद 17 से 31 दिन तक उसको हम रेस्टिंग पोजीशन में छोड़ देंगे। तो ये सब होने के बाद फिल्टर किया जाएगा। ठीक है, अब वो जो सॉलिड पार्ट है उसको अलग किया जाएगा और लिक्विड पार्ट को फिर हम लोग 10 to 7 टाइम्स उसको डिस्टिलेशन करते हैं, फिल्टरेशन करते हैं। फिर वो आखिरी जो एंड प्रोडक्ट है उसको हम कहेंगे mercury। फर्स्ट पास जो सल्फर था, स्टीम के जरिए जो हर्ब्स थे उसको रखा गया, उसकी जो एंड प्रोडक्ट है उसको सल्फर कहा गया। जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्लांट को फिर हम लोग उसको फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन करने के बाद जो एंड प्रोडक्ट है उसको हम कहेंगे mercury। ठीक है, अब ये जो हर्ब्स है, फर्मेंटेशन होने के बाद जो हर्ब्स है इसको क्या करेंगे हम, ड्राई करेंगे, शेडिंग ड्राई करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो ड्राई हो गया उसको हम बर्न करेंगे, उसका हम राख बनाएंगे। ठीक है, अब इसको अलग अलग अपैरेटस में रखकर इसको यूज करेंगे। इसको 42 से 600 सेंटीग्रेड तक इसको बर्न करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये 7 से 10 दिन की प्रक्रिया है। ठीक है, फिर उसके बाद इस मटेरियल को डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व किया जा सकता है, दिया दिया जाता है और उसको हीट अप किया जाता है 250 to 350 डिग्री सेल्सियस। अब पूरा का पूरा जो वाटर है वो वेपराइज्ड अगर हो जाएगा, होने के बाद जो पाउडर मटेरियल बच गया जो पॉट में था, साल्ट ऑफ द सेम प्लांट। ठीक है, इसी को हम कहेंगे साल्ट। ठीक है, तो ये था 3 मेथड्स, सल्फर, आपके सामने आ गया मेर्क्यूरी और आपके आ गया साल्ट। सल्फर, मेर्क्यूरी और साल्ट। सल्फर स्टार्टिंग प्रोडक्ट है ऑफ द प्लांट, फिर वही प्लांट को हम लोग फर्मेंटेशन करेंगे तो एंड प्रोडक्ट आएगा मेर्क्यूरी। मेर्क्यूरी आने के बाद जो प्लांट है रिमेनिंग प्लांट को शेड करेंगे, उसको हीट करेंगे, फिर आखिरी में डिस्टिल वाटर डालकर उसको बॉईल करेंगे 250 to 260 डिग्री सेल्सियस तक। फिर आखिरी में डिस्टिल वाटर पूरा वेपराइज्ड हो जाएगा, जो एंड प्रोडक्ट है उसी को हम कहेंगे साल्ट। ठीक है, आखिरी में क्या होगा, देखिए साल्ट आ गया हमारे पास, mercury आ गया और सल्फर आ गया। ठीक है, ये पूरे टर्मिनोलॉजी है, ये कोई केमिकल नहीं है। अब एक क्या करेंगे, ये तीनों को मिक्सअप कर देंगे। अब कंटेनर में छोड़ देंगे 10 to 16 days for the gestation. After the process of the gestation, the whole solution allowed for distillation and distillation will take place for 7 to 10 times. तो ये आखिरी का जो प्रोडक्ट है इसको हम gestation करेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे और इसको 7 से 10 दिन तक 10 से 16 दिन तक छोड़ेंगे। फिर आखिरी में हम लोग उसको 7 to 10 टाइम्स फिल्टर करेंगे। ठीक है, तो आखिरी में जो एंड प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो है स्पाइसजेटिक क्रूड एसेंस, क्रूड फॉर्म ऑफ द प्लांट। इसी से हम लोग D1 बनाएंगे, उससे जो यूजेस हो गए डोसेस में D2, D3, D4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसके प्रॉपर्टीज दिए गए, ये आप पढ़िए। ठीक है, ये देखिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ द सल्फर फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एक्सट्रैक्शन ऑफ द mercury, एक्सट्रैक्शन ऑफ द साल्ट, प्रोसेस ऑफ gestation। सो फ्रेंड्स, ये था कोलब्रेशन का प्रोसेस जो हमारे मशहूर कंपनी रेबिसन इसको इसी मेथड में मेडिसिन आपके सामने बनाकर लाती है, जिसका एंड प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, आप भी उसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर। फिर कल हम लोग नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।